गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो? फटाफट से जो है वो एक बार ओके का सिंबल जो है वो दे दीजिएगा, फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में देखो दो नए पॉइंट जो है वो आपके जोड़े गए हैं, और एक पॉइंट जो है वो आपका कॉर्पोरेटिव एक्ट को लेकर जो है वो आपका पॉइंट जोड़ा गया है, और दूसरा जो है वो आपके बैंकिंग अवेयरनेस जो है, उस बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित जो है वो आपके पॉइंट जो है वो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और प्रश्न पूछे जाने के जो है वो यहां से पूरे पूरे चांसेस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपके 10 मार्क्स का जो है वो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए जो है वो रहने वाला है। 10 नंबर का एक्ट, और ये कुछ आपको शब्दावलियां है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ एक्ट है, कुछ अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस के बारे में जो है वो आपको ध्यान में रखना है, और उसी अवेयरनेस के चलते जो है वो आज हम एक सिंपल सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिकली इसमें 3-4 पॉइंट जो है वो आपके जो है वो कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। और बाकी बैंकिंग आपकी जो अवेयरनेस है, या फिर ये बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, ब्रांचलेस बैंकिंग है, मोबाइल ब्रांच बैंकिंग है, कोर बैंकिंग है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, ये सब जो है वो उनसे ही जो है वो आप लोगों के जुड़े हुए हैं। तो आवाज आ रही है, विजिबल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले अगर हम बैंकिंग की अगर बात करें, तो बैंकिंग के अंदर आपको हमारे देश का जो सेंट्रल है, उस सेंट्रल बैंक के बारे में जो है वो हमें पता होना चाहिए, और वहीं से जो है वो ये सारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो आपका चलने वाला है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको लिखाते हुए चलूंगा, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको जो है वो केवल समझते हुए जो है वो प्यारे बच्चों आपको चलना है। ज्यादा नोटिंग जो है वो हमें यहाँ पर नहीं करनी होती है, समझते हुए भी जो है वो साथ साथ में जो है वो चलिएगा। एक आपके सिलेबस में देखो क्या लिखा हुआ है। सिलेबस अपने पास में जो है वो रखना। 2-3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिलेबस हमेशा अपने पास में रखना। और ये सिलेबस में आपके लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है जो है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद में देखो आपको जो है वो आपका सीआरएआर और सीआरआर और एसएलआर, ये सारे पॉइंट जो है वो आपके लिखे हुए हैं। तो ये टूल्स के अंदर आते हैं, इसी का ही हिस्सा है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है वो एक साथ आपके जो है वो कवर करवा दूंगा। तो साथ साथ में नोटिंग करते हुए चलना। अगर हम बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पर एक्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये इसके संबंध में जो है वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट इसके अंदर जो है वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, कि एक तो हमें इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार की ये संस्था है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, हमें जो है इसके फंक्शंस जो है वो ध्यान में रखना है। और तीसरा, इसके जो है वो हमें टूल्स जो है वो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है। जैसे मैं आप लोगों को नोट करवाते हुए चलूं, वैसे ही जो है वो नोट आप लोगों को जो है वो करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है वो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, ये आपको सेंट्रल बैंक से रिलेटेड जो है वो आपको ध्यान में रखना है, कि केंद्रीय बैंक में इंग्लिश में जो है वो बोलते हुए चलूंगा, आप लोग जो है वो साथ साथ नोट कर लेना। सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें, केंद्रीय बैंक की बात करें, तो केंद्रीय बैंक को हम एक ही वर्ड में जो है वो हम किस प्रकार से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। एक ही वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग और जो आपकी फिनेंशियल प्रणाली है, बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के रेगुलेटर के रूप में जो है वो हम मानते हैं, नियमन करता रेगुलेटर के रूप में हम मानते हैं। और साथ साथ में जो है वो आप इसका कंट्रोलर जो है वो बोल सकते हो, नियंत्रक करता या नियंत्रक के रूप में जो है वो हम मानते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट आपको जो है वो ध्यान में रखना है। बैंकिंग में वित्तीय प्रणाली का जो है वो नियमन करता और नियंत्रक के रूप में जो है वो हम इसको जानते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी भी देश की जो है वो बात करें, कि यही काम जो है वो आपको पता है कि अमेरिका की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के अंदर ये काम जो है वो कौन आपका करता है, अमेरिका में जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो आपका काम करता है। कौन करता है? फेडरल रिजर्व बैंक। यही काम अमेरिका के अंदर जो है वो आपका फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो आपका काम करता है। इंग्लैंड के अंदर अगर हम बात करें कि ये बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के नियामक या नियंत्रक के रूप में जो है यही काम आपका करता है। कौन सा बैंक करता है? ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम सेंट्रल बैंक की जो है वो हम माँ का जो है वो दर्जा हम देते हैं प्यारे बच्चों। छोटा सा पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रख लोगे। और भारत में अगर हम बात करें तो यही कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है?
ये काम जो किया जाता है वो आपका किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आई है तो एक बार ओके का सिंबल जो है वो प्यारे बच्चों दे देना। ये आई बात समझ में। बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली का नियामक के रूप में जो है ये आपको कुछ पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। कर लेंगे मेरे हिसाब से। भारत की अगर बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये इस तरीके से जो है वो आपका काम करता है। बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के नियमनकर्ता और नियंत्रक के रूप में जो है वो काम करते हैं। एक साथ साथ में यहाँ पर छोटा सा पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है वो प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में हम क्यों सेंट्रल बैंक को जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य को लेकर जो है वो आपका प्रश्न जो है वो बन सकता है। ऑब्जेक्ट जो है ध्यान में रखना है। उद्देश्य में आपका पहला ऑब्जेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल का मतलब होता है आपका सुस्थिर, है ना। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका आर्थिक विकास। ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के रूप में जो है वो काम करता है। अर्थव्यवस्था में सुस्थिर आर्थिक विकास कैसे जो है वो किया जाए, इसके लिए जो है सेंट्रल बैंक काम करता है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो काम करता है। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है किस तरीके से अर्थव्यवस्था में आपकी उत्पन्न की जाए, इसके लिए जो है वो आपका काम करता है। सेंट्रल बैंक जो है वो आपका काम करता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति किस तरीके से आपकी उत्पन्न की जाए, इसके लिए काम करता है। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए जो है वो काम करता है। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? आपके कीमत में किस तरीके से जो है वो आपका स्टेबिलिटी लाया जाए, कीमत में किस तरीके से स्थायित्व जो है वो उत्पन्न किया जाए, इसके लिए जो है वो आपका काम करता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बता दिया, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट बता दिया है, और प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो आपको ध्यान में रखना है, कीमत में स्थायित्व ध्यान में रखना है। और आपका जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर, किसकी बात करते हैं? एक्सचेंज रेट। इस विनिमय दर में भी जो है वो आपकी स्टेबिलिटी लाने के हिसाब से जो है वो आपका कौन काम करता है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है। आरबीआई जो है वो काम करता है। इसको फटाफट से जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक सेकंड, एक मिनट का समय देता हूं, मैं फटाफट से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम फंक्शंस की अगर बात करें, है ना, तो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उनकी अस्थिरताओं को दूर करना। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की अस्थिरताओं को दूर करने का मैंने जो है वो लिखा दिया आपको। देश में व्यापार के अनुकूल जो है वो शाख की मात्रा, आप कह सकते हो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या देश में जो है वो आपके व्यापार के अनुकूल जो है, व्यापार के अनुकूल जो है वो साख की मात्रा उत्पन्न करने के हिसाब से जो है वो आपका उस देश का सेंट्रल बैंक जो है वो काम करता है। और यही सारे उद्देश्य जो है, यही सारे कार्य जो है वो भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारत में किया जाता है प्यारे बच्चों आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो किया जाता है। ये बेसिकली जो है वो आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोग जो है वो कर लोगे तो फटाफट से इसको नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कर लो। आरबीआई, बिल्कुल आरबीआई के द्वारा जो है वो कार्य किया जाता है। रामदयाल शर्मा, वेरी गुड। दो छोटी छोटी डेफिनेशन जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो लिखा देता हूं। एक एच डीकॉक की जो है वो डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। एच डीकॉक ने सेंट्रल बैंक को लेके जो है वो एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को दी है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग और जो आपका फिनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली की अगर हम बात करें, तो इस बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली का सिरमौर जिसको हम कहते हैं, तो ये इन्होंने जो है वो आपकी डेफिनेशन दी है। सिरमौर के रूप में जो है वो काम करता है। विशेष रूप से ये एक डेफिनेशन ध्यान में रख लेना। दूसरी डेफिनेशन जो है वो आपकी सैमुअल्सन की जो है वो डेफिनेशन आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है। सैमुअल्सन ने जो है वो प्यारे बच्चों क्या कहा है? इनको बैंकर्स बैंक कहा है। सैमुअल्सन ने क्या कहा है? ये बैंकर्स बैंक। ये डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। डीकॉक ने क्या कहा है, सैमुअल्सन ने जो है वो आपका क्या कहा है, और सेंट्रल बैंक का जो है वो काम आपका क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ मैंने जो है वो आपको शॉर्ट एंड स्वीट और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपको बताया है। इसको कर लो नोट, फिर हम जो है वो आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे हमें जो है वो किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कर लिया होगा, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके साथ साथ में प्यारे बच्चों आपको जो है वो कुछ जो है सेंट्रल बैंक की कह दो या फिर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, आरबीआई की बात करें,
तो इनके हम फंक्शंस की जो है वीडियो शॉर्ट कर देना मैसेज किया था मैंने, बिल्कुल दुष्यंत जो है वो हम कुछ शॉर्ट करने की जो है वो बात जरूर करेंगे। फंक्शंस जो है वो प्यारे बच्चों हमें ध्यान में रखना है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, पहले मैं आपको एस्टिब्लिशमेंट के संबंध में जो है वो कुछ पॉइंट बता देता हूं जो जो आपको ध्यान में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है एक्ट को लेके जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना। हालांकि एक्ट आप लोगों को जो है वो पता होगा, अधिनियम जो है वो आपका 1934 है, ये एक्ट को लेके जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें एस्टिब्लिशमेंट को लेके जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना जो है वो कब की गई थी। स्थापना जो है वो आपके 1935 जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और डेट भी जो है वो आप लोग जो है वो जरूर मेंशन कीजिएगा। डेट कौन सी है आपकी, 1 अप्रैल जो है वो आपको ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ये डेट आप लोग जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम प्यारे बच्चों किसकी बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं। हेडक्वार्टर भी जो है वो आपको 1937 तक जो है वो आपके टिल 1937 तक जो है वो हेडक्वार्टर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का तो मतलब समझते होगा आप, मुख्यालय जो है वो हम बात करते हैं। और 1937 से अगर हम बात करें कि 1937 से जो है वो टिल अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहां पर स्थापित किया गया है, वो आपका मुंबई में जो है वो स्थापित किया गया है। ये आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोग जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा। बेसिकली अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर मैंने लिखा दिया, स्थापना जो है वो लिखा दिया है कि अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें, नेशनलाइजेशन की बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो राष्ट्रीयकरण को लेके जो है वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। राष्ट्रीयकरण के संबंध में प्यारे बच्चों क्या ध्यान में रखना है, नेशनलाइजेशन की अगर हमसे चर्चा करें तो बता देना कि भाई राष्ट्रीयकरण जो है वो आपका कब किया गया था। 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 1949 को जो है वो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बेसिकली जो है वो आप लोग आंसर दे सकते हो। राष्ट्रीयकरण का मतलब जो है वो आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, कि सरकार की हस्तक्षेप कह दो या फिर सरकार की ऑनरशिप, हम जिसको कहते हैं स्वामित्व में हस्तांतरण, ये आपका राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि हम स्थापना के संबंध में अगर बात करें तो आरबीआई पर जो है वो आपका प्यारे बच्चों 1949 है, 1 जनवरी 1949 है, 45 नहीं है। अगर हम ऑनरशिप की बात करें, स्वामित्व जो है स्थापना के संबंध में जो है वो आरबीआई पर ऑनरशिप जो है वो आपके निजी प्रेसिडेंसी जिनको हम कहते हैं, निजी स्वामित्व जिसको कहते हैं, निजी स्वामित्व का जो है वो आपका कंट्रोल था, हस्तक्षेप था। और फिर उसके बाद में जो है उसको देश की सबसे बड़ी जो है एपेक्स संस्था हम जिसको कहते हैं, एपेक्स इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं, एपेक्स संस्था कह दो या शीर्षस्थ संस्था जो है वो अगर निजी लोगों के पास में अगर होगा, निजी स्वामित्व के पास में होगा, तो आप अर्थव्यवस्था की जो है वो आप कल्पना जो है वो कर सकते हो कि कैसी अर्थव्यवस्था जो है वो आपकी हो सकती है। इसलिए सरकार के द्वारा जो है वो 1 जनवरी 1949 के तहत जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और अभी आपको ध्यान में रखना है कि इस पर 100% जो है वो आप कह सकते हो कि 100% ऑनरशिप जो है, स्वामित्व जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत सरकार के जो है वो आपके स्वामित्व के अंदर जो है वो आपका काम करता है, भारत सरकार के स्वामित्व में। और भारत सरकार के स्वामित्व में काम करता है, लेकिन खुद से जो है वो अपने आपके डिसीजन लेने के लिए जो है इनके पास में जो है वो खुद के पास में पावर जो है, आरबीआई एक्ट जो बनाया गया और उस आरबीआई एक्ट के तहत जो है वो खुद से इनको पावर दी गई है कि ये अपने खुद के हिसाब से जो है वो आपका डिसीजन ले सकता है, खुद के हिसाब से जो है वो आपका निर्णय ले सकता है। इसका मतलब ये संस्था किसी के नियंत्रण में काम जो है वो नहीं करेगी। और जो संस्था किसी के नियंत्रण में काम नहीं करती है उसको हम ऑटोनोमस कहते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया, ये आपकी स्वायत्त शासी संस्था है और ऑटोनोमस के फॉर्म में जो है वो आपकी ये काम करेगी, स्वायत्त शासी संस्था के रूप में जो है वो आपकी काम करती है। विशेष रूप से ये आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा पॉइंट जहां पर हम विशेष रूप से अगर बात करें कि कोई भी ऐसी संस्था जहां पर कोई अधिनियम लगता है, जहां पर कोई कानून लगता है, और अगर अधिनियम लग गया है या कानून लग गया है तो वहां पर इस संस्था को हम कौन सी संस्था कह सकते हैं, ये आपके प्यारे बच्चों बन जाती है एक स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपकी बन जाती है। स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, ये आपकी एक वैधानिक संस्था का जो है वो फॉर्म बन सकता है, फॉर्म बन जाता है। ऐसे ही आपको नाबार्ड जो है वो आपको देखना है, इस तरीके से जो है वो आपको पढ़ते हुए चलना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लगा है, इसका मतलब ये स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशंस है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आपका नहीं है। बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली की एपेक्स संस्था है, स्थापना जो है वो आपकी
1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935, ध्यान में रख लेना। हेडक्वार्टर स्थापना के संबंध में जो है वो कोलकाता, और अभी जो है वो आपका मुंबई में जो है वो स्थापित किया गया है। राष्ट्रीयकरण जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रीयकरण जो है वो किस प्रकार से जो है किया गया, कब जो है वो राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था। ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट आप लोग जो है वो ध्यान में रख लेना कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम स्थापना की बात करते हैं तो 1935 में जो है स्थापना की गई थी। इससे पहले भी तो एक ऐसा बैंक होगा जो काम आरबीआई करता है तो वो पहले करता था, है ना। मतलब नोट निर्गमन करने का है, आपका रेगुलेशन करने का काम है, कंट्रोलिंग का काम है, तो वो काम किया जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका तीन निजी प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास से जो है वो आपका बना हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास 1806, 1840 और 1843। बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को इसको लिखा दूंगा। और उससे जो है वो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1921 में, 1921 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। और उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में जो है वो आपका विलय कर दिया गया। और अब हम कह सकते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, इससे पहले आपका जो है वो कौन सी संस्था थी, तो हम बता सकते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ध्यान में आपको रखना है। तो नोट करके जो है वो आप लोग लिख लेना कि आरबीआई से पहले की अगर हम बात करें, आरबीआई से पूर्व की बात करें, आरबीआई से पूर्व जो है वो आपके बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के, बैंकिंग व फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के नियमन का कार्य जो है वो आगे किसके द्वारा किया जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट जो है वो आप लोग कहीं नोट कर लेना, साथ साथ में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये लीजिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी यहां तक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो आपका मर्ज करके, इसका विलय करके जो है वो किसमें चेंज कर दिया गया, इससे आगे आपका बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है वो आपका बन गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो है वो हम अलग से अधिनियम देखेंगे, और एसबीआई के अलग से जो है वो हम प्रोविजन जो है वो आपका देखते हुए चलेंगे। एक प्रश्न जो है वो आपका पूछ लेता है, एसबीआई से रिलेटेड जो है वो पूछ लेता है कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है प्रतिनिधित्व करता जिसको कहते हैं, इस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन सी संस्था को या कौन से बैंक को जो है वो हम देखते हैं, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में जो है वो हम देखते हैं, विशेष रूप से जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रतिनिधित्वकर्ता का मतलब क्या है। प्रतिनिधित्वकर्ता का मतलब जहां पर आरबीआई का कोई ऑफिस नहीं है, आरबीआई का कोई जो है वो सब ऑफिस जो है वो आपका नहीं है, तो जहां आरबीआई का ऑफिस नहीं है, जहां आरबीआई का जो है वो सब ऑफिस नहीं है, तो वहां पर जो है वो कौन काम करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है, प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में जो है वो काम करता है। ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जो है वो जोड़ के एक पॉइंट जो है वो आप लिख लेना कि आरबीआई के अगर हम ऑफिसेज की बात करें, किसकी बात करें, कि आरबीआई के जो ऑफिसेज है, कार्यालय की बात करें, या सब ऑफिसेज की जो है वो हम बात करते हैं, कार्यालय या फिर उप कार्यालय की अगर हम बात करें, सब ऑफिसेज की बात करें, तो ये आपको जो है वो आरबीआई की साइट पे जो है वो आपको मिल जाएगा। टोटल मिला के ऑफिसेज और सब ऑफिसेज अभी अपडेट में आपको जो है वो बता रहा हूँ, 32 ऑफिस और सब ऑफिस जो है वो आरबीआई के हैं। और जहां पर आरबीआई का कोई ऑफिस या सब ऑफिस नहीं है, तो वहां पर मैंने प्रतिनिधित्व करता रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका काम करता है। और मोस्टली ये आपके ऑफिसेज जो है वो आप कह सकते हो कि कहां पर जो है वो स्थापित है, मोस्टली कैपिटल ऑफ द स्टेट जो है वो आप कह सकते हो कि राज्य की जो राजधानी है उस राजधानी के अंदर जो है वो आपका स्थापित किया जाता है। कैपिटल ऑफ द स्टेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, ये मोस्टली आपके जो है मोस्टली एस्टिब्लिश्ड जो है वो आपके कैपिटल ऑफ द स्टेट, कैपिटल ऑफ द स्टेट, ये कैपिटल ऑफ द स्टेट जो है ध्यान में रखिएगा, है ना। जैसे राजस्थान के अंदर जो है वो आपके जयपुर के अंदर जो है वो आपका स्थापित किया गया है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना है, कर लो यहां तक नोट। ऑफिसेज और सब ऑफिसेज अभी हाल फिलहाल में जो है वो आपको 32 ध्यान में रखना है। कोई लास्ट क्लासेस के अंदर जो है वो मैंने 31 जो है वो लिखा दिया होगा, तो बहुत समय पहले की बात है, 5-6 महीने की अगर कोई आपको क्लास मिल जाए, तो ये आपको मैंने अपडेटेड जो है वो अभी लिखा दिया है, अपडेट ध्यान में रखिएगा। ओके, कर लो नोट। मैं चाय का जो है वो एक चुस्की ले लेता हूं।
देख के बढ़िया तो लग रहा है ना मेरे को, या ऐसे ही? हाँ, कह रहे थे, मैसेज कर रहे थे सर कोऑपरेटिव में भी क्लास डाल दो, कोऑपरेटिव में भी क्लास स्टार्ट कर दो। कर दिया ना स्टार्ट। सिलेबस स्टार्ट होता है कोर्स, उसके 2-3 दिन के बाद में जो है वो हम लाइव आना स्टार्ट होते हैं। देख के बढ़िया लग रहा है। मजा आ गया, वाह वाह। मजा आना जरूरी है, कोई भी काम करो, और जब मजा नहीं आए तो फिर वो काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। यस सर। चलो फिर, मजा आ गया तो आ जाओ। शॉर्ट एंड स्वीट में चलेंगे, बट बातें अधूरी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा अवेयरनेस जो है वो आपको पढ़ना है। तो हम अच्छी तरीके से जो है वो पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट्स में चलेंगे, लेकिन बातें अधूरी जो है वो अपने को नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट एंड स्वीट के चक्कर में हम बातें अधूरी छोड़ दें। बातें अधूरी जो है वो हम नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। एक साथ साथ में प्यारे बच्चों, आप जो है इसके जो है आप स्ट्रक्चर की अगर बात करो, आप ढांचे की जो है वो बात करो, कि फंक्शंस में आप लोगों को पहले बता देता हूं कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के जो है वो आपके फंक्शंस क्या है। बहुत सारी सेक्शन जो है वो लिखाऊंगा, बहुत सारी धाराएं लिखाऊंगा आरबीआई एक्ट के तहत जो है वो कौन कौन सी धाराएं जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत सारी सेक्शन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फंक्शंस में क्या क्या ध्यान में रखना है भाई, छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें पता है कि टू इश्यू करेंसी, हम कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो आपके नोट निर्गमन करने का कार्य करता है, ये हमें पता है, टू इश्यू करेंसी। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, नोट निर्गमन करना, ठीक है। टू इश्यू करेंसी कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो नोट निर्गमन करने का काम करता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जो है वो आप एक दो पॉइंट जो है वो आप ऐड कर देना, जोड़ देना नोट निर्गमन करने के संबंध में। इसको पावर जो है वो आपकी पावर किसके द्वारा दी गई है, तो पावर आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई एक्ट जो है, ये आरबीआई एक्ट 1934 जो है इसको क्या करता है, अधिकार देता है। और क्या अधिकार आपको देता है कि आपको जो है वो नोट निर्गमन करने का काम करना है। इसके संबंध में हम आपकी जो है वो मोनोपोली क्रिएट करेंगे। मोनोपोली का मतलब जो है एकाधिकार जो है वो आपका होगा, और किसी संस्था का जो है वो उसमें नोट निर्गमन में हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा, किसी के द्वारा जो है वो नोट निर्गमन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने का रीजन क्या है, ऐसा करने का रीजन यही है कि आपके नोटों में जो है वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो आपकी बनी रहे, समरूपता बनी रहे। अगर अलग अलग संस्थाएं जो है वो आपके नोट निर्गमन करेगी, तो आप कह सकते हो कि अलग अलग जो है वो आपके नोट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, और असली कौन सा है और नकली कौन सा है इसके बारे में जो है वो हम नहीं बता पाएंगे कि असली कौन सा है, नकली। इसलिए यूनिफॉर्मिटी जो है वो आपकी जरूरत है। और साथ साथ में जो एक्सचेंज आप करते हो, जब विनिमय करते हो, और इस विनिमय में जो है वो आपकी आसानी जो है वो बनी रहे। हम पहचान ले कि भाई 2000 का नोट जो है वो आपके गुलाबी कलर का नोट अगर हमें दिखाई दे तो हमें पता चल जाएगा 2000 का है। ग्रीन कलर का नोट हमें दिखाई दे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो है वो 500 का जो है वो आपका नोट है। तो ऐसे विनिमय में आसानी हो जाए, सुविधा जो है वो आपकी हो जाए। एक 1956 से जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि 1956 से जो है एक मिनिमम फंड सिस्टम जो है वो आपको ध्यान में रखना है। 1956 से एक प्रणाली चलती है, और वो प्रणाली कौन सी है, मिनिमम फंड सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली जिसको कहा जाता है। इस न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत ही जो है वो आप लोगों को नोट निर्गमन करने का काम करना होगा। ये 1956 से जो है वो आपकी न्यूनतम कोष प्रणाली जो है वो आपके प्रचलन में आई है। इससे पहले जो है वो प्रोपोर्शनेट सिस्टम जो है वो आपको ध्यान में रखना था, अनुपात जो है वो आपका चलता था। मिनिमम फंड सिस्टम कहता है कि आप नोट छापने का काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नोट छापने से पहले जो है वो एटलीस्ट आपको कम से कम 200 करोड़ रुपए जो है, 200 करोड़ रुपीज जो है एज ए सिक्योरिटी के रूप में कह सकते हो, प्रतिभूतियों के रूप में जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में जो है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। फिर जो है वो आप नोट निर्गमन करने का कार्य कर सकते हो। किसी भी समय रिजर्व बैंक के पास में जो है वो 200 करोड़ रुपए की एज ए सिक्योरिटी कह सकते हो, प्रतिभूतियां, या फिर जो जमानत राशि है, ये जमानत राशि जो है वो आप लोगों को रखनी पड़ेगी। इस जमानत राशि का क्लासिफिकेशन उन्होंने दो तरीके के बास्केट बनाए हैं, दो तरीके के जो टोकरी है वो बनाई है। उन्होंने कहा कि 115 करोड़ रुपए की तो आप जो है वो एज ए गोल्ड के रूप में जो है वो आप लोग रख लो, और 85 करोड़ रुपीज की जो है वो आप फॉरेन सिक्योरिटी कह सकते हैं। 85 करोड़ की जो है वो विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में जो है वो आप लोग रखना पड़ेगा, ये आप लोगों को कहा है। अब आप आराम से, एकदम इजाजत है, नोट छापने का जो है वो काम करो। 30 सितंबर से आपको पता है कि 30 सितंबर 2016 के बाद, 2023 के बाद जो है
वो आपके 2000 रुपए का जो नोट है वो मार्केट में अवेलेबल होना जो है वो आपका बंद हो गया है। और आरबीआई जो है वो अभी टोटल हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, टोटल 8 प्रकार के जो है वो नोट छापता है। 2 रुपए का छापता है, 5 रुपए का जो है वो छापता है, 10 रुपए का छापता है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 200 का है और 500 का नोट जो है वो छापने का काम करता है। 2000 का नोट जो है वो अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के द्वारा जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं, बंद जो है वो आपका कर दिया गया है। ये 200 करोड़ की जो है वो एज ए सिक्योरिटी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, प्रतिभूतियां जो है वो ध्यान में रख, मिनिमम फंड सिस्टम जो है वो ध्यान में रखना। बस 1 रुपए का नोट जो है, 1 रुपीज का अगर हम नोट की बात करें तो ये जो है वो आपका भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, जारी किया जाता है और जिस पर हस्ताक्षर भी जो है वो आपके किसके हस्ताक्षर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के जो है एक प्रॉमिस होता है। हस्ताक्षर का मतलब ही क्या होता है कि मैं जो इसको होल्ड करने वाला है, जो इसका धारक है, उस धारक को जो है वो मैं इतने रुपए भुगतान करने का जो है वो वचन देता हूं, भुगतान करने का जो है वो प्रॉमिस जो है वो मैं करता हूं। ऐसे नोट निर्गमन करने के संबंध में जो है वो आपके नोटों पर जो है वो विभिन्न प्रकार के नोटों पर जो है वो आपके आरबीआई के गवर्नर के जो है वो हस्ताक्षर होते हैं। और गवर्नर यहां पर क्या काम करता है, प्रॉमिस देने का काम करता है, वचन पत्र जिसको आप कहते हो, प्रोमिसरी नोट। नोट जो है वो आपका किस फॉर्म में होता है, वो आपका प्रोमिसरी नोट होता है। साफ साफ लिखा होता है कि मैं धारक को जो है वो 10 रुपए या 50 रुपए का भुगतान करने का जो है वो वचन देता हूं। और ये वचन जो है वो किसके द्वारा जो है वो दिया जाता है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा वचन दिया जाता है। और 1 रुपए के नोट पर जो है वो आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होता है, यानी वित्त सचिव की तरफ से जो है एक प्रोमिसरी नोट जो है वो आपका जारी किया जाता है, एक वचन पत्र जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये नोट निर्गमन करने के संबंध में मोटा मोटी पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, एकदम इजी है। छापते ही जो है मुझे ओके का सिंबल दे देना। क्या मैसेज कर रहे हैं ये भाई? यस सर। ठीक है, तो ये 115 करोड़ और साथ साथ में जो है वो आपको 85 करोड़ जो है ये आपको फॉरेन सिक्योरिटी ध्यान में रखना है। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष में जो है वो आपका आरबीआई जो है वो 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए तक के जो है वो नोट निर्गमन करने का काम कर सकता है। बट नोट निर्गमन करने का मतलब ही जो है वो आपका क्रेडिट क्रिएशन करना होता है, साख का सृजन करना या साख का जो है वो निर्माण करना होता है। तो जब जरूरत पड़ती है, जब ऐसी स्थिति आती है, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है या ऐसी अस्थिरताओं को अगर कम करना है, तो ही हम इस प्रकार का जो है वो स्टेप लेते हैं, इस प्रकार का जो है वो मार्ग जो है वो हम अपनाते हैं। ध्यान रखना, ये नोट निर्गमन करना। इसके बाद में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, और क्या काम जो है वो करता है आपका, आप बैंकर्स बैंक जो है वो आप कह सकते हो, बैंकर्स बैंक के रूप में जो है वो आपका काम करता है। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है कि भाई जिस तरीके से आम जनता के लिए कॉमर्शियल बैंक है, वैसे ही कॉमर्शियल बैंकों के लिए जो है वो आपका आरबीआई जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये व्यापारिक बैंकों से जो है वो आपकी जमाएं स्वीकार करता है और व्यापारिक बैंकों को जो है वो आवश्यकता पड़ने पर ऋण की सुविधाएं जो है वो आपका उपलब्ध करवाने का काम करता है, बैंकर्स बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, ये आम जनता की तरफ से जो है आपके कॉमर्शियल बैंक जो है, इन व्यापारिक बैंकों के द्वारा अगर आम जनता के हितों के विरुद्ध अगर कोई काम किया जाता है तो उसका जो है वो आपका शिकायत जो है वो किसके पास में जो है वो कर सकता है, आरबीआई के पास में जो है वो शिकायत करने का काम करता है। और उन शिकायतों का निवारण करने का काम जो है वो आपका आरबीआई करता है। अगर बैंकों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, उस विवाद में निर्णयनकर्ता की जो भूमिका निभाता है, वो निर्णयनकर्ता की भूमिका कौन निभाता है, आपका जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो निभाता है। तो 3-4 जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? एक तो आपके जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित हिस्सा कह सकते हैं, एक निश्चित हिस्सा जो है वो आपका क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा, एक निश्चित हिस्सा जो है वो आपका जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, ये जमा करवाना पड़ता है। दूसरा, बैंकों के आपसी विवाद हो जाए, बैंकों के
आपसी विवाद, इन विवादों का निपटान की बात करें, निपटान या निर्णयनकर्ता कह सकते हैं, निर्णयनकर्ता, ये निर्णयनकर्ता की भूमिका जो है वो आपका कौन निभाता है, भूमिका आरबीआई जो है वो भूमिका निभाता है, ये निर्णयनकर्ता की भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्राहकों की कह सकते हैं कि आपके जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंकों के ग्राहक जो है, इन ग्राहकों के द्वारा कोई समस्या आती है, समस्या की शिकायत जो है, समस्या की शिकायत ये किसके पास में जो है वो की जा सकती है, आरबीआई के पास। और आरबीआई इसके संबंध में जो है वो आपका क्या काम करेगा, इसका निपटान करने का जो है वो आपका काम करता है। तो ये जो है वो काम आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आपको जरूरत पड़े, इन व्यापारिक बैंकों को कहा है कि आपको जरूरत पड़े तो आप हमारा दरवाजा जो है वो खटखटाना, हम आपके लिए है जो है वो अंतिम ऋणदाता के रूप में जो है वो आपके लिए हमेशा जो है वो आपके लिए तैयार है। बस आम जनता के हितों के विरुद्ध जाकर जो है वो आपको काम नहीं करना है, बैंकिंग गाइडलाइंस को जो है वो आपको फॉलो करना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते हुए जो है वो आपको काम करना है। ये बैंकर्स बैंक के रूप में जो है वो आपका कौन काम करता है, आरबीआई जो है वो काम करता है, देश का सेंट्रल बैंक जो है वो काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक हम तीसरा क्लियरिंग हाउस जो है वो बोल सकते हैं। क्लियरिंग हाउस का मतलब जो है वो आपका समाशोधन गृह के रूप में, क्लियरिंग हाउस, समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस के रूप में कैसे काम करता है, क्लियरिंग हाउस के रूप में जो है वो काम करता है, समाशोधन गृह के रूप में। कैसे काम करेगा क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस के रूप में ऐसे काम करेगा कि एक बैंक को दूसरे बैंक में कोई अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है, कोई लेन देन को जो है वो आपका कंप्लीट करना है, तो बिना कैश ट्रांजैक्शन किए हुए, बिना कैश का जो है वो हस्तांतरण किए हुए सीधा आरबीआई के माध्यम से जो है वो आपका सेटलमेंट करने का काम करता है क्लियरिंग का। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर कोई राशि हस्तांतरण करना है तो आपको किसी भी प्रकार से जो है वो एक जगह से विड्रॉ करके और दूसरी जगह पे जो है वो आपको डिपॉजिट डालने की जो है वो जरूरत नहीं है, आप सीधा जो है वो राशि को हस्तांतरित कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है कि आपका बिना नगद के हस्तांतरण के क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधा सीधा क्या कर सकते हो, राशि का हस्तांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो राशि का हस्तांतरण। इसलिए तो हम इसको कैश कस्टोडियन कहते हैं। आरबीआई को जो है वो हम क्या कहते हैं, कैश कस्टोडियन। कैश कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, आप इसको जो है वो नगद अभिरक्षक जो है वो आप कह सकते हो। ये आपके कैश कस्टोडियन के रूप में जो है वो आपका काम आएगा, कैश कस्टोडियन के रूप में काम करता है, अभिरक्षक के रूप में जो है वो आपका काम करता है। क्लियरिंग हाउस ध्यान रखना, बिना नगद के जो है वो आप क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है, ऑल क्लियर है। चले आगे, इजाजत है। तो ये छोटे छोटे जो है वो आपको फंक्शंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, रामदयाल ने कह दिया ठीक है, तो फिर चलो आगे। एक हमें ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट्स बैंक के रूप में काम करता है। गवर्नमेंट्स बैंक के रूप में का मतलब क्या है कि सरकार का बैंक जो है वो आप कह सकते हो, सरकार के बैंक के रूप में जो है वो काम करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बैंक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है भाई, यही कि सरकार जो है वो राशि यहाँ जमा करवा सकती है, सरकार की तरफ से जो है वो भुगतान करने का जो है वो काम करता है, ये बेसिक है गवर्नमेंट्स के बैंक के रूप में। बट आपको ध्यान में रखना है कि ये सरकार की तरफ से जो है वो आपके इकोनॉमिकल एडवाइजर के रूप में जो है वो काम करता है, आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है वो काम करता है। सरकार को जो है ये क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तैयार करके देता है, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन है, उन स्थितियों को क्या किया जा सके, नियमन किया जा सके, उनको कंट्रोल में जो है वो लिया जा सके। तो ये सरकार का इकोनॉमिकल कह सकते हैं कि सरकार का जो है ये आपका आर्थिक सलाहकार जिसको कहा जाता है, आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है वो आपका काम करता है, आर्थिक सलाहकार के रूप में।
ठीक है, आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है ये आपका काम करता है। विशेष रूप से ध्यान में रखना, आर्थिक सलाहकार का मतलब क्या है, ये सरकार की तरफ से जो है वो आपके सरकार को क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति निर्माण में सहायक या निर्माण करने का काम करता है। कोई और इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनानी है आर्थिक नीतियों के निर्माण में, आर्थिक नीतियों के निर्माण में कह सकते हैं, आर्थिक नीतियों के निर्माण में ये आपका सलाहकार के रूप में जो है वो काम करता है। इवन ये भी कि जब आपकी आईएमएफ की मीटिंग्स होती है, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उस आईएमएफ की मीटिंग के अंदर जो है वो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता जो है वो आपके आरबीआई का गवर्नर जो है वो वहां पर प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में काम करता है। कह सकते हैं कि भाई आईएमएफ की जो आपकी वैश्विक स्तर पर जो है, आईएमएफ की जो वैश्विक स्तर पर सभाओं की अगर हम बात करें, वैश्विक स्तर पर जो सभाएं होती है, इन सभाओं में सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये सरकार के प्रतिनिधित्व करता, यानी भारत सरकार की तरफ से कौन जाता है, प्रतिनिधित्वकर्ता, प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर जो है वो आपके प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में जो है वो काम करता है। विशेष रूप से जो है वो प्यारे बच्चों आपको सरकार का बैंक जो है वो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी और का नहीं है, ये आपके भारत सरकार का जो है वो बैंक है, भारत सरकार की जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वो आपकी संस्था है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है। तो और अगर हम बात करें फंक्शंस की बात करें तो और एक दो छोटे छोटे फंक्शंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट के अंदर जो है, बाजार में जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी स्थितियां हैं, इनको असंतुलित जो स्थितियां, इसको सही करने के लिए जो है वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का काम करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि जो आपकी मुद्रा है, शाख जो है, उस शाख की मात्रा और शाख की जो पूर्ति है ना, तो मांग और पूर्ति कह दो कि शाख की मांग कितनी है और शाख की सप्लाई कितनी है, इसके बीच में आपका संतुलन बनाए रखने का जो है वो काम करता है। प्राइस स्टेबिलिटी का जो है वो काम करता है, कीमत में स्थायित्व का काम करता है। इसको हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर, बाजार में हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग व पूर्ति में किसका काम करता है, संतुलन बनाए रखने का, ठीक है, संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। इसको ही जो है वो हम क्या कहते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं, कीमत स्थिरता का जो है वो काम करता है, प्राइस स्टेबिलिटी, इसको हम प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं। इसको ही हम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति निर्धारक जो है वो आप कह सकते हो कि मौद्रिक नीति निर्धारक जो है वो आपका कौन होता है, आरबीआई। यही मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर, बाजार में मुद्रा की मांग कितनी है और मुद्रा की जो है वो आपकी सप्लाई जो है वो कितनी है, इनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है, संतुलन। इसके लिए हम कह सकते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो तैयार करने का काम करता है। ये नंबर 5 जो है वो आपको फंक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 5वां कार्य जो है वो आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से कर लोगे, छोटे मोटे काम है जो है वो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, उस विदेशी मुद्रा भंडार को किस तरीके से जो है वो वर्धित किया जाए, किस तरीके से जो है वो बढ़ाया जाए, इसके लिए भी जो है वो आपका क्या काम करता है, इसके लिए भी काम करता है, आपके कस्टोडियन के रूप में जो है वो काम करता है, अभिरक्षक के रूप में जो है वो काम करता है। और ज्यादा आपकी जो एक्सचेंज रेट है, इस एक्सचेंज रेट में जो है वो अधिक आपका फ्लक्चुएशंस ना हो, परिवर्तन जो है वो आपका ना हो, और इसके लिए जो है वो अवमूल्यन और अधिमूल्यन जैसे टूल्स है। अवमूल्यन और अधिमूल्यन का मतलब होता है कि मुद्रा की वैल्यू को जो है वो आपका बढ़ाना और घटाने का काम जो है वो भी आपका किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो नंबर 7 आप फंक्शंस के अंदर जो है वो सीधा सीधा सा जो है वो आप लिख सकते हो, क्या काम करता है, ये काम करता है आपका विदेशी विनिमय भंडार, विदेशी विनिमय भंडार या कोष आप कह सकते हो, कोष के संरक्षक के रूप में जो है वो कह सकते हो, अभिरक्षक जिसको कहते हैं, कस्टोडियन, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम कस्टोडियन,
क्या कहते हैं, कस्टोडियन, देखभाल करने वाला अभिरक्षक। ये सरकार की तरफ से जो है वो विदेशी मुद्रा को प्राप्त करता है और सरकार की तरफ से जो है वो आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा में भुगतान करता है। सरकार की तरफ से विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है और सरकार की तरफ से जो है वो विदेशी मुद्रा का भुगतान करता है। छोटी सी लाइन है, सरकार की ओर से, सरकार की ओर से, सरकार की ओर से ये क्या करता है, विदेशी मुद्रा, सरकार की ओर से विदेशी मुद्रा को प्राप्त व आवश्यकता होने पर, व आवश्यकता होने पर जो है वो इसका भुगतान करने का कार्य जो है वो आपका किया जाता है। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा फंक्शंस जो है वो क्लियरिंग हाउस बता दिया है मैंने, साख का नियमन बता दिया है, सरकार का एजेंट बता दिया है, बैंकों का बैंक जो है वो आप लोगों को बता दिया है। एक दो फंक्शंस जो है वो मौद्रिक प्राधिकरण जो है वो बता दिया है, विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक जो है वो आपको बता दिया है। ठीक है, सूचना आप जो है वो लिख सकते हो कि क्या किया जाता है कि आरबीआई के द्वारा जो है वो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो सूचनाओं का प्रकाशन जो है वो आप लोगों को किया जाता है। सूचनाओं का प्रकाशन, सूचनाओं का प्रकाशन का मतलब क्या है कि भाई आरबीआई के द्वारा जो है वो समय समय पर जो है वो अपने मैगजीन्स जो है, एनुअल मैगजीन है, हाफ ईयरली है, मंथली मैगजीन है, इन मैगजीन्स के माध्यम से जो है वो आपकी आम जनता को जो है, किसको, आम जनता को, इन आम जनता को जो है अवेयर करने का जो है वो काम करती है, जागरूकता लाने का काम करती है, जागरूकता लाने का कार्य है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो बेसिक से जो है वो आपको फंक्शंस जो है वो ध्यान में रखना है। अवेयरनेस लाने का काम जो है वो आपका किया जाता है। सूचनाओं का प्रकाशन जो है किया जाता है, मंथली मैगजीन्स आती है, आरबीआई बुलेटिन आती है, जो है इकोनॉमिक सर्वे पे जो है वो हैंड रिटन जो है वो आपके अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये कुल मिला के आपको मैंने फंक्शंस जो है वो आपका बता दिया है, किस तरीके से जो है वो आपके आरबीआई जो है वो आपका काम करता है, क्या क्या उसके जो है वो कार्य हैं। यहां तक नोट कर लो और एक बार ओके का सिंबल दे दो। फिर उसके बाद में जो है वो मैं आपको इनका फंक्शन करने का तरीका क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, इसके बारे में भी जो है वो आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करवा देता हूं। यहां तक ओके कर दो। चलो भाई, चलो आगे। ठीक है, फंक्शंस देखिए, ये इतने सारे जो है वो मैंने कार्य जो है वो आप लोगों को बताया था, लेकिन इन फंक्शन को जो है वो हमें एग्जीक्यूट करना है, इनका क्रियान्वयन जो है वो हमें करना है। तो इनका क्रियान्वयन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए जो है वो आपका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसका गठन किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम कार्यों की बात करें तो इन कार्यों का एग्जीक्यूशन जो है, इन कार्यों का एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन जो है वो एक बोर्ड के माध्यम से जो है वो किया जाता है। और उस बोर्ड को जो है वो प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हम लोग जो है वो कहते हैं केंद्रीय निदेशन मंडल कह दो या निदेशक मंडल जो है वो हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस तरीके से जो है वो काम करता है। क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस जो है वो आप काम में ले सकते हो, क्रियान्वयन। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है वो आपके 21 मेंबर्स, 21 सदस्यीय जो है वो आपके जो है 21 सदस्यीय जो है वो आपका एक मंडल है, 21 सदस्यीय जो है वो आपका एक टीम है, 21 सदस्यों का एक टीम है। 21 सदस्य के अंदर आपको ध्यान में रखना है, आप जो है इसके अंदर कुछ होल टाइम जो है वो आपको ध्यान में रखना है और कुछ जो है वो आपको पार्ट टाइम जो है वो आपको ध्यान में रखना है।
कुछ जो है वो आपको ऑफिशियल मेंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है और कुछ जो है वो आपको नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑफिशियल मेंबर्स की अगर हम बात करें, ऑफिशियल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल मेंबर हो गए, और दूसरी तरफ जो है वो आपको नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये आपके जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो है वो आपके ऑफिशियल मेंबर रहेंगे और किस तरीके से जो है वो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर ही जो है वो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम ऑफिशियल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्यारे बच्चों ध्यान में रख लेना कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा की जाती है। इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है? फॉर एवरी लिखा हुआ है साफ साफ, फॉर एवरी 4 ईयर, प्रत्येक 4 वर्षों के लिए जो है वो आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहो तो ये आपको जो है वो rbi.org.in पर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूं ये आपको जो है मिल जाएगी। ये इस तरीके से जो है अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है? प्रत्येक 4 वर्षों के लिए जो है यहां पर आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अंदर जो है वो आपका एक मेंबर जो है वो आपका गवर्नर जो है वो आपका एक मेंबर होगा, और वर्तमान में जो है वो आपके 25वें गवर्नर है, ये नाम ध्यान में रखिएगा। ये नाम जो है वो आपको शक्तिकांत दास जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये एक मेंबर आरबीआई का जो है वो वर्तमान गवर्नर ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है वो 4 आपके जो है नंबर सेकंड पे जो है वो आपके 4 अधिकतम अधिकतम से अधिकतम जो है अधिकतम आपके डिप्टी गवर्नर कह दो, डिप्टी अधिकतम जो है वो आपके 4 डिप्टी गवर्नर है। इन चारों का नाम जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 4 अधिकतम डिप्टी गवर्नर अभी हाल फिलहाल के जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इनकी सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनकी सेक्शन भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। 4 अधिकतम डिप्टी गवर्नर आपको मिल जाएंगे। इसकी सेक्शन ध्यान में रखना। इनकी अपॉइंटमेंट की जो सेक्शन है ये आपको सेक्शन ध्यान में रखना है कि आरबीआई एक्ट की सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 और जो है वो सब सेक्शन सब रूल जो है वो आपको ध्यान में रखना। क्लोज जो है ए क्लोज आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अधिकतम डिप्टी गवर्नर के अंदर कौन है? एक हमें पता है कि आपका जो है वो माइकल देवव्रत पात्रा है, एमडी पात्रा है। दूसरा आपको राजेश्वर रॉय जो है वो आपको ध्यान में रखना है। टी रविशंकर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। टी रविशंकर जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, टी रविशंकर। तीसरा जो है वो आपको स्वामीनाथन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, स्वामीनाथन, स्वामी नाथन जो है वो ध्यान में रखना है। और चौथा जो है वो एम राजेश्वर रॉय जो है वो आपको ध्यान में रखना है, एम राजेश्वर रॉय, ये लो, ठीक है, ए एम राजेश्वर रॉय, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी मैंने आपको सेक्शन जो है बता दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 8 सब 1 और जो है वो आपका क्लोज ए जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कर लो इनको नोट, फिर आगे चलते हैं। नियुक्ति मैंने बता दी है कि इनके द्वारा जो है वो अपॉइंटमेंट की जाएगी, और ये वर्तमान जो है वो अभी कितने हैं ये बता दिया है। वर्तमान में ये 4 और 1 5 जो है वो आपके ऑफिशियल मेंबर के रूप में ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑफिशियल का मतलब क्या है? ऑफिशियल का मतलब है आपके फुल टाइम पूर्णकालीन, पूर्णकालीन। ठीक है, एक बार ओके कर देना। मेरी आवाज तो आ रही है ना? ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही जो है वो पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग इतना साइलेंटली जो है वो पढ़ रहे हो, इतना शांति से जो है वो पढ़ रहे हो। आवाज आ तो रही है ना? ऐसा नहीं है कि आप जो है ऐप पे कमेंट कर रहे हो कहीं आवाज चली गई हो, सब कुछ ओके है। नॉन ऑफिशियल मेंबर के अंदर आपके जो है अंशकालीन, जिसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों अंशकालीन, अंशकालीन, इसकी लिस्ट के अंदर जो है वो आपको क्या ध्यान में रखना है? 10 मेंबर्स जो है वो आपके 10 सदस्य, 10 सदस्य वो जो है वो आपके अलग अलग क्षेत्रों से, 10 सदस्य जो है वो आपके अलग अलग क्षेत्रों से,
क्षेत्रों से सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, नामांकित। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 मेंबर जो है आपको ये ध्यान में रखना है, 10 और 5 जो है वो आपके 15 हो गए। 2 मेंबर जो है वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, 2 सदस्य जो है वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी। और सरकारी कर्मचारी ये आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित होंगे, आपके इकोनॉमिकल अफेयर्स से संबंधित होंगे। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उस वित्त मंत्रालय से जो है वो आपके जुड़े हुए रहेंगे। इकोनॉमिकल अफेयर्स से कह सकते हो कि आर्थिक मामलों से जो है वो आपके जुड़े हुए रहेंगे। किससे? भारत सरकार के इकोनॉमिकल अफेयर्स से जो है आर्थिक मामलों से जुड़े हुए। ठीक है, आर्थिक मामलों से, इस तरीके से। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके? 12 और 5 आपके 17 मेंबर हो गए। और 4 जो है वो आपके जो है कहां से होंगे? 4 जो है वो आपके प्यारे बच्चों जो क्षेत्रीय आपके जो है वो बना रखे हैं, जोनल जो आपके बना रखे हैं, 4 पीछे पेज भी बना दूं क्या? पीछे पेज भी बना देता हूं, यहां तक ओके कर दो। हाँ, जो है पीछे पेज भी बना दूंगा। लास्ट पॉइंट जो है वो आपके 4 अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो बता देता हूं। एकदम नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही, ये लो, एकदम नीचे वाली लाइन को थोड़ी छोटी कर देता हूं। जा रहे अब दिखे? चार और देख लो। 4 जो है वो आपके 4 सदस्य प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से एक प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय से एक। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो आपके रहेंगे। 4 क्षेत्रीय कार्यालय आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप ग्लोब के हिसाब से जो है वो देख लेना। और यहां पर जो है वो आपके न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, और यहां पर जो है वो आपकी नई दिल्ली के सामने जो है वो आपके चेन्नई जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इधर जो है वो आपका ईस्ट साइड में जो है वो आपका कोलकाता जो है वो ध्यान में रखना है। और वेस्ट साइड में जो है वो आपको मुंबई जो है वो ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग जो है इसको ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ जो है वो आप लोग इसको चेक कर लेना, इसको जो है वो देख लेना, प्रूफ रीड जो है वो आप लोग इसको देख लेना। वेस्ट के अंदर जो है वो आपका, वेस्ट के अंदर कहां पर है? शहीद भगत सिंह मार्ग पे है इनका। नॉर्थ में दिल्ली है, साउथ में जो है वो चेन्नई है, और ईस्ट में जो है, पूर्व में जो है वो आपके कोलकाता है। ठीक है, ठीक है, ये 4 आपको ध्यान में रखना है। इनमें प्रत्येक 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 जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय है, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कितने कितने मेंबर होंगे? 5 सदस्य होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में जो है वो आपके 5 सदस्य होंगे, जिनमें से एक मेंबर, एक सदस्य, जिनमें से एक सदस्य जो है वो कहां पर बैठेंगे? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में, केंद्रीय निदेशक मंडल में अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कह सकते हैं, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में, अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में जो है वो आपके बैठेंगे। अपॉइंटमेंट जो है वो ध्यान में रख लेना। इन सब मेंबर्स की अगर हम बात करें, जैसे मुंबई के अंदर 5 मेंबर, नई दिल्ली में जो है वो 5 मेंबर, कोलकाता में जो है वो 5 मेंबर, चेन्नई में जो है वो 5 मेंबर, ये सारे मेंबर जो है वो आपके अपॉइंटेड होंगे, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, फॉर एवरी 4 ईयर। इनकी भी अपॉइंटमेंट जो है प्रत्येक 4 वर्ष के लिए जो है वो आपकी की जाएगी।
4 वर्ष के लिए जो है वो इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये 4 सदस्यीय प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों से जो है वो एक एक मेंबर जो है वो यहां पर रहेंगे। इसको फटाफट से जो है वो आप लोग नोट कर लो और ओके का सिंबल जो है वो आप लोग मुझे दे देना। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है फंक्शंस बता दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में जो है बता दिया है, कुछ एस्टिब्लिशमेंट के संबंध में बता दिया है, फिर हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्ट से रिलेटेड जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ आपको शब्दावलियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है इसके बारे में जो है वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसके बारे में लगभग आप कह सकते हो कि 3 से 4 क्लास जो है वो आपकी आरबीआई और सीआरआर एसएलआर जो है ये इन सब पर जो है वो रहने वाली है। तो 3 से 4 क्लास में जो है ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पोर्शन जो है वो आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग के अंदर जो है वो हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक क्लास और रखने की कोशिश करेंगे। इनसे रिलेटेड जो है वो इनका अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में है, 8(1) बी और सी जो है वो आपका दे रखा है। एक 8(1) में दे रखा है, एक बी में दे रखा है और एक सी में जो है वो आपके दे रखा है। 1B में जो है वो आपके 2 मेंबर्स के बारे में दे रखा है और सी और डी में जो है वो आपके इनके अपॉइंटमेंट के बारे में जो है वो आपको दे रखा है। ठीक है, बाकी मैं इसको जो है जब आपको एक्ट की डेफिनेशन जो है वो लिखाऊंगा तो अपॉइंटमेंट की एक अलग से जो है वो सेक्शन आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, सेक्शन लिखा दूंगा यहां से। ओके, तो चलो भाई एक बार ओके का सिंबल दे दो और बता दो कि भाई पहली क्लास हमने रखी है और पहली क्लास में आपको कुछ इंटरेस्ट आया, कुछ मजा आया और ऐसा तो फील हुआ होगा ना कि भाई हमने 799 रुपीज जो है वो सर ने दिए हैं और सर आज आए हैं और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए और पहली क्लास जो है वो आपकी रखी है। मजा आया या नहीं आया? नहीं आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ओके ओके सर, ऑल क्लियर। तो चलो भाई मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद आप सभी का।